Now, among three decays, that is the alpha decay, beta decay, and gamma decay. Today we have to discuss the gamma decay. Shortly, gamma decay. अब गामा डीके में क्या होता होगा? पेरेंट न्यूक्लियस से क्या निकलते होंगे? अल्फा डीके में क्या निकला था पेरेंट न्यूक्लियस से? अल्फा पार्टिकल्स। बीटा डीके में बीटा पार्टिकल्स। तो गामा डीके में गामा पार्टिकल्स नहीं, गामा पार्टिकल्स नहीं है, गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रेट जाते हैं तो उनको हम रेज कहते हैं। तो गामा रेज है, तो गामा रेज निकल रहे हैं ऐसा कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअली गामा रेज निकलते हैं, निकलते वक्त वो एनर्जी के पैकेट करके ही निकलते हैं। जस्ट लाइक जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल वाज the helium nucleus in which it was consisting of two protons and two neutrons. तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, वो दोनों चारों पार्टिकल्स थे और चारों का बंच जो निकला था वो अल्फा पार्टिकल था। तो वो मैटर का पार्टिकल था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये मैटर के पार्टिकल्स माने जाते हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन के कारण निकलने वाला अल्फा पार्टिकल वो भी मैटर का पार्टिकल था। उसी तरह से बीटा डीके में बीटा पार्टिकल निकल रहा था। बीटा डीके दो टाइप के थे। एक टाइप में जो कॉमनली फाइंड आउट होता है तो वो था इलेक्ट्रॉन निकलता था। बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता बल्कि कन्वर्शन के वक्त न्यूट्रॉन के कन्वर्शन प्रोटॉन में होते वक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो दैट वाज नथिंग बट बीटा पार्टिकल। तो वो इलेक्ट्रॉन भी मैटर का पार्टिकल था। यानी कहने का मतलब अल्फा डीके बीटा डीके इनमें जो पार्टिकल्स निकल रहे वो पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स थे। यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे वो। लेकिन गामा रेडिएशंस में जो निकलते हैं, गामा डीके में जो निकलते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स है जिनको स्पेशल नाम दिया जाता है फोटॉन और क्वांटा। इलेक्ट्रॉन जैसा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स है तो उस टाइप के ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है फोटॉन, बल्कि एनर्जी का पैकेट, बंडल। समझो ये फोटॉन किसी के ऊपर कोलाइड हो गया तो उस फोटॉन, तो वो तो एक्चुअली पार्टिकल यानी पैकेट है वो एनर्जी का। वो जब कोलाइड होगा तो पूरी एनर्जी उसको दे देगा। तो बचा क्या फिर? खत्म, फोटॉन नहीं बचेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल ये कोलाइड होते हैं तो एनर्जी भी देते हैं उसको कोलिजन के कारण, और वो बचते भी है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं होते वो पार्टिकल। और फोटॉन क्या होता है? वो सिंपली मियर पैकेट ऑफ एनर्जी है। इसलिए जब वो कोलाइड होता है तो पूरी एनर्जी देने के कारण वो फोटॉन चला जाता है, मतलब वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन such particle is called packet of energy, while alpha particle, electron, proton, neutron and so on, these are the particles, elementary particles. So this is the difference between these two. Anyway, beta decay, gamma decay में gamma rays यानी gamma rays निकलते हैं ऐसा बोलने से बेहतरीन फोटॉन्स निकलते हैं और वो फोटॉन वेव के फॉर्म में जाते हैं, तब हम बोलते हैं कि गामा रेज जा रहे हैं।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसी चैप्टर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखे थे कि जब हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप होता है तो उस वक्त दोनों ऑर्बिट्स में जितना एनर्जी का डिफरेंस होता है उतने एनर्जी का पैकेट यानी वो भी फोटॉन कहा गया था, और वो फोटॉन इमिट होता है। नॉट फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, किसी भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप होता है, ट्रांजिशन होता है, उस वक्त एनर्जी के पैकेट्स मतलब फोटॉन निकलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो फोटॉन्स हमने देखे तो वो फोटॉन की एनर्जी, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी या उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में रहती थी। कहने का मतलब जो फोटॉन्स वहां मिल रहे थे उन फोटॉन के कारण हमको कोई चीज दिखेगी तब बोलेंगे कि वो फोटॉन विजिबल रीजन में मिला। उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन जब मिलेगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिले ऐसा कहा जाएगा। उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक मिल गए तो वो एक्सरे मिल गया ऐसा कहा जाएगा। उनसे भी ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस मिले तो, उनसे भी ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन मिले तो, जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा रहेगी। हाइड्रोजन एटम में नहीं होता ऐसा। हाइड्रोजन एटम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो हेवी एलिमेंट्स है आगे, तो उनमें ऐसा हो सकता है कि जब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है तो दोनों ऑर्बिट के बीच में ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसका जो फोटॉन है, वो फोटॉन अल्ट्रावायलेट रीजन से भी ज्यादा एनर्जेटिक होता है और वहां से मिलता है एक्सरेज। तो एक्सरेज कहने के लिए रेज है, फिर से वो भी पैकेट्स ऑफ एनर्जी यानी फोटॉन थे, और वो भी कैसे मिलते थे? ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। अब एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन यानी गामा रेज। अब ये गामा रेज कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? लेकिन ये इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है, स्टडी करना है। गामा रेज फिलहाल इतना ध्यान में रखना है, these are obtained from the nucleus of any atom. These are not from the transition of electron from outer orbit to the inner orbit. Due to the transition of electron from outer to inner orbit, there may be the photon of infrared region, visible region, ultraviolet region and X-rays. But gamma rays, which are highly energetic, those are obtained due to the transition. No, these are obtained from nucleus, unstable nucleus. So anyway, what is gamma decay? अगर डिफाइन करना है तो gamma decay कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल, unstable nuclei, that is parent nuclei, means in this type of gamma decay, in this type of decay, the parent nucleus emits the high energetic photon. It emits the gamma rays, that is high energetic photon. फिर से वही बात, gamma rays emit हुए ऐसा कभी नहीं कहा जाता, बल्कि highly energetic photon। तो लेकिन यहां फिलहाल हम बोलने के लिए ऐसा बोलेंगे कि it emits the gamma radiations, gamma rays, which are nothing but highly energetic photon. High energy photon. अब ये हाई एनर्जी फोटॉन है तो इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? वो एनर्जी का पैकेट है। एटॉमिक मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज number of protons plus number of neutrons, and a total number is called number of nucleon, and that was nothing but atomic mass number. लेकिन जो एनर्जी का पैकेट यानी फोटॉन निकलता है यहाँ गामा रेडिएशन में, तो उसमें कोई प्रोटॉन नहीं होते, कोई न्यूट्रॉन भी नहीं होते, खाली एनर्जी का पैकेट एनर्जी है।
इसका मतलब पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाइदर देयर इज इमिशन ऑफ द प्रोटॉन नॉर न्यूट्रॉन, दो में से कोई भी नहीं निकल रहा, इसलिए पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होगा। सो सिमिलरली जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं निकलते, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इन जनरल इफ यू हैव टू राइट द reaction, that nuclear reaction of gamma decay, it can be written as X element having atomic mass number Z, atomic number Z and atomic mass number A. If it undergoes the emission of photon gamma rays, then Y nucleus daughter, that is daughter nucleus, will be obtained, which will have same atomic number and same atomic mass number, no change, plus gamma radiations, gamma rays. In this way, this is the general expression for the that represents the reaction. So what it said, when gamma rays are emitted from the parent nucleus, then there is no change in atomic number or atomic mass number of the daughter parent nucleus. Means atomic number and atomic mass number of both will be same. चलो अभी ये कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल क्यों निकलते हैं? जिस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की नंबर काफी ज्यादा होती है तो उस वक्त उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग जो होता है इस रिपल्शन के फोर्स को बैकअप करने के लिए जरा वीक पड़ जाता है, यानी वीक रहता नहीं वो, लेकिन कंपैरेटिवली तो वो जरा वीक पड़ जाता है, और ऐसे हालत में वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, और इसलिए वो इजेक्ट करता है प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये था रीजन अल्फा पार्टिकल इमिशन का। बीटा पार्टिकल इमिशन का क्या हुआ था? एक डीके में, पहला डीके जहां बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो उस वक्त न्यूट्रॉन का कन्वर्सन प्रोटॉन में हो रहा था, और यह कन्वर्सन होते वक्त एक एंटी न्यूट्रिनो और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, जबकि प्लस अल्फा डीके जिसमें प्रोटॉन का कन्वर्सन न्यूट्रॉन में होकर वहां एक पॉजिट्रॉन बाहर आया था और न्यूट्रिनो बाहर आया था। सो दिस वाज द डीके, दिस वाज हैपनिंग इन केस ऑफ द अल्फा डीके एंड बीटा डीके। तो इन दोनों में पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन गामा रेडिएशन में जो फोटोन बाहर आता है तो वो क्यों आता है? यानी एनर्जी का पैकेट बाहर आता है। अल्फा डीके में जो ये एनर्जी तैयार होती है, क्योंकि अपन ने देखे कि प्रोडक्ट्स जो है उनके मासेस पेरेंट एटम के कंपैरिजन में कम रहता है, तो जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई की जाती है। इसलिए निकलने वाला अल्फा पार्टिकल मूव होता है विथ सम वेलोसिटी 1% to 10% ऑफ दैट ऑफ द लाइट, ऐसा हुआ था। बीटा डीके में भी जो एटम्स है, प्रोडक्ट एटम्स और पेरेंट एटम्स, तो इनमें मास का डिफरेंस ही रहता है, और फिर से वो मास डिफरेंस वाज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और निकलने वाले बीटा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी। अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिली थी, और बीटा डीके में बीटा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिली थी। गामा रेडिएशंस में काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी? फोटॉन को। फोटॉन खुद एनर्जी का पैकेट है। तो सवाल यह है कि वो एनर्जी आई कहां से, क्या हुआ होगा? तो अब मुझे बताओ कि जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसा बोलते थे, फोटॉन क्यों निकलता था वहां से? तो ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम एनी आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। ट्रांजिशन के कारण हो रहा था, और वो होते हुए आउटर ऑर्बिट में होते हुए इलेक्ट्रॉन होते हुए एनर्जी ज्यादा थी, इनर ऑर्बिट में एनर्जी कम थी, इसलिए दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस का पैकेट बन रहा था, वो था फोटोन। फिर ऐसा ही कुछ यहां भी होता होगा। क्या होता होगा कि न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि गामा रेडिएशंस निकलते हैं तो न्यूक्लियस से निकलते हैं, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गामा रेडिएशन यानी फोटोन है, और फोटोन निकलता है किसके कारण? ये एनर्जी, फोटोन ये एनर्जी का पैकेट है, तो किसके कारण निकलता है? ट्रांजिशन के कारण। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फोटोन जो निकला था किसके कारण? ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। कौन ट्रांजिट हो रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा था। यहां किसका ट्रांजिशन होगा? न्यूक्लियॉन्स का ट्रांजिशन होता है, यानी प्रोटॉन का ट्रांजिशन या न्यूट्रॉन का ट्रांजिशन, दो में से किसी एक का। अब सवाल यह है कि चलो मान लेते कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन समझ सकते, पहली ऑर्बिट में होती हुई ये एनर्जी सबसे कम, सेकंड ऑर्बिट में थोड़ी एनर्जी ज्यादा, थर्ड ऑर्बिट में और एनर्जी ज्यादा, फोर्थ ऑर्बिट में और एनर्जी ज्यादा, एंड सो ऑन। जैसे जैसे ऑर्बिट के नंबर बढ़ते जाएगी तो एनर्जी उनकी ज्यादा ज्यादा रहेगी। इसका मतलब वहां एनर्जी लेवल्स थी। फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए जो एनर्जी रहेगी वो फर्स्ट एनर्जी लेवल कहा जाएगा। सेकंड ऑर्बिट में घूमते हुए जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए जो एनर्जी रहेगी उसकी सेकंड एनर्जी लेवल कहा जाएगा, एंड सो ऑन। तो दैट इलेक्ट्रॉन वाज हैविंग द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट, एंड सो ऑन। उसी तरह से एग्जैक्टली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं तो उनको भी एनर्जी स्टेट्स होती है। अब यह कंफ्यूजन मत करो कि वो न्यूक्लियस के अंदर घूमते हैं क्या? नो, नेवर। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं घूमते। लेकिन फिर भी सबकी एनर्जी मींस दे आर पैक्ड, नो डाउट, but still all of them will not have the same energy. उनमें से कुछ फोटॉन्स या कुछ न्यूक्लियॉन्स, चाहे प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, कुछ न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी कम रहेगी, कुछ न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी ज्यादा रहेगी, कुछ न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी और ज्यादा रहेगी। सो न्यूक्लियॉन्स में हैव द डिफरेंट एक मिनट, कभी न्यूक्लियस में जितने भी न्यूक्लियस है तो उनकी एनर्जी कभी कम रहेगी, कुछ सिचुएशन में वो एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले सारे न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाएगी। कुछ और अलग सिचुएशन में एनर्जी और बढ़ जाएगी। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस विल आल्सो हैव द डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। रिमेंबर, unlike the electrons revolving in circular orbit, the nucleons in the nucleus are not revolving. इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, ये बात तुम, और जिनके कारण एनर्जी लेवल्स होती है, ये बात तुम समझ सकते। तो तुमको ऐसा लगेगा कि फिर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है तो वो भी रिवॉल्व होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। they have the different energy states. So at some instant they may have the minimum energy state, then that nucleus will be said to be in stable state. At another instant those all nucleons may have the higher energy state, मतलब सभी न्यूक्लियन की एनर्जी ज्यादा रहेगी। कौन से सिचुएशन में रहेगी वो बाद में देखते हैं। और उसी तरह से अगर मान लीजिए फिर कभी अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियस हायर एनर्जी स्टेट में चला गया और वो आना तो चाहता है फिर ग्राउंड स्टेट में, जस्ट लाइक इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होते रहता है तो वो ग्राउंड स्टेट में माना जाता है। और जब उस एटम को कोई एनर्जी हम देते हैं एक्सटर्नली तो ऐसी हालत में वो इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी आउटर ऑर्बिट में जा सकता है।
जब भी वो आउटर ऑर्बिट में जाता है तो उस वक्त वो एक्साइटेड स्टेट में गया ऐसा कहा जाता है। एटम खुद एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन तो गया लेकिन एटम भी खुद एक्साइटेड स्टेट में आया ऐसा कहा जाता है। और तब वो एटम मतलब तब वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में गया वो फॉरएवर के लिए नहीं रुकते, केवल 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहां रुकता है और बाद में वो आना चाहता है फर्स्ट ऑर्बिट में, वो ताकि एटम ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है ऐसा कहा जाता है। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो। न्यूक्लियस में भी कभी न्यूक्लियस मिनिमम एनर्जी स्टेट रहेगी न्यूक्लियन की, तब वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है कहा जाएगा। कोई कुछ एक सिचुएशन में वो न्यूक्लियस को एनर्जी ज्यादा रहेगी ग्राउंड स्टेट से, तो तब वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला गया ऐसा कहा जाएगा। और उस एक्साइटेड स्टेट में वो न्यूक्लियस फॉरएवर के लिए नहीं रुकेगा। ऑफ कोर्स उसी वक्त हायर एनर्जी स्टेट से इनर लोअर एनर्जी स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा, न्यूक्लियॉन्स का ट्रांजिशन होगा। न्यूक्लियॉन का ट्रांजिशन होना है न्यूक्लियॉन्स जंप करना, लेकिन जंप न करते हुए एक्चुअली जंप नहीं करेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है वो तो पैक रहते हैं। लेकिन फिर भी जब न्यूक्लियस की एनर्जी ज्यादा है तो वो न्यूक्लियस हायर ऑर्बिट में है, हायर एनर्जी स्टेट में ऐसा कहा जाएगा। और जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तब ट्रांजिशन हुआ ऐसा कहेंगे। और वो ट्रांजिशन के वक्त दोनों एनर्जी स्टेट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस एनर्जी के फॉर्म में बाहर आएगा। दैट विल बी नथिंग बट फोटॉन एंड दैट इज नथिंग बट गामा रे। अब डिफरेंस क्या है फिर इसमें? गामा रे इतने हाईली एनर्जेटिक क्यों? जबकि मैंने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले जो फोटॉन है तो वो केवल इंफ्रारेड में मिल सकते हैं या विजिबल में मिल सकते हैं या फिर एक्सरे में मतलब अल्ट्रावायलेट में या हार्डली हार्ड एक्सरे में मिल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम्स एक्सरे में नहीं मिलता लेकिन बाकी के। फिर यहां क्यों नहीं मिलता, यहां क्यों ज्यादा एनर्जेटिक मिलता है? तो उसका मेन रीजन यही है कि इनके एनर्जी के स्टेट में जो डिफरेंस होता है वो खुद किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के स्टेट में जो डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तुमको याद आ रहा होगा हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑर्बिट में होते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में होते हुए एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो उस वक्त जो एनर्जी का डिफरेंस मिलता है वो मिलेगा अपने को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो फोटॉन मिलेगा जिसकी एनर्जी h से बताई जाएगी तो वो फोटॉन एनर्जी का पैकेट जिसकी एनर्जी रहेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाली 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने वाला जो ये है फोटॉन है तो कौन से रीजन में रहता है? तो अल्ट्रावायलेट रीजन में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा। यहां एनर्जी जो एनर्जी की स्टेट्स है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियस की एनर्जी स्टेट्स किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट में किसी न्यूक्लियस की कोई मतलब कोई एलिमेंट के न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट में होती हुई 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी है, और बाद में -7 और बाद में जब हायर माइनस नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहां मिलने वाली एनर्जी पॉजिटिव 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में है, और बाद में एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो एक्साइटेड स्टेट में समझो इट इज 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में एक्साइटेड स्टेट में तो वो न्यूक्लियस परमानेंटली रहेगा नहीं,
वो आना चाहेगा अपने ग्राउंड स्टेट में, तो फिर डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस विल बी ऑफ 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो निकलेगा फोटोन 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यानी गामा रेज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इधर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1000 टाइम्स मेगा, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नो 10⁶ टाइम्स 10 लाख टाइम्स 10 लाख टाइम्स मोर एनर्जेटिक रहेगा, एंड दैट इज नथिंग बट गामा रे। तो मेन डिफरेंस क्या है, why the emission during the transition of the electron, why the photons are obtained of less energy, because those energy levels of the electrons are in electron volt, so difference will be also in electron volt, while in case of the gamma rays, that is nucleus are having the energy states in the order of kilo electron volt or mega electron volt. So therefore energy difference between them will be also in mega electron volt or kilo electron volt, and that's why the emitted photon will have the energy of the order of kilo electron volt or mega electron volt, and that will be nothing but the gamma rays. In this way gamma rays are, that's why the gamma rays are obtained. That is the main difference. चलो अब ये गामा रेज, सवाल ये है अब कि हाइड्रोजन एटम में जब ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिट में लेकर जाना है, तो तुमको मालूम है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको अगर एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दे देते इस एटम को, तो वो इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा, दैट वाज बाइंडिंग एनर्जी। और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी अगर दिए तो वो फिर कोई तो भी हायर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। टोटल एनर्जी उसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट में होते हुए, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं हाइड्रोजन एटम की, उसको एनर्जी अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दे दिए, तो मिनिमम उतनी दिए, तो वो फ्री हो जाएगा। इट विल नो मोर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, वो गया। लेकिन अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम दिए तो जाएगा नहीं, वो रुकेगा कोई तो भी हायर ऑर्बिट में घूमते हुए मोमेंटरी थोड़ी देर के लिए, और तब वो एटम एक्साइटेड स्टेट में। तो कहने का मतलब यह जो एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने के लिए जो एनर्जी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हुए उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि डिफरेंस भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियस को एंड देयर बाय न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी देना मुश्किल है। इतनी एनर्जी लाएंगे कहां से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई टिल नाउ, फिलहाल तो भी इतनी सारी एनर्जी देकर न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाना, यानी उसकी एनर्जी अगर मान लीजिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ग्राउंड स्टेट में, और उसको 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्सटर्नली कहां से लाएंगे? इसलिए इस मेथड से उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजा नहीं जाता। हाइड्रोजन एटम को कंप्लीट, मतलब हाइड्रोजन एटम में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में कैसे भेजा जाता है? सिंपली ग्राउंड स्टेट में होते हुए कुछ एनर्जी दे दिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो चला जाएगा वो। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन न्यूक्लियस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ती है। तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाता कहां से, कैसे? तो नाउ इट गोज, दैट पैरेंट न्यूक्लियस गोज टू द एक्साइटेड स्टेट by emitting some alpha or beta particles. अल्फा पार्टिकल इमिट होते वक्त या बीटा पार्टिकल इमिट होते वक्त
जो एनर्जी मिलती है उसके कारण वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो फिर से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो फोटोन निकलेगा, वो निकलेगा गामा रेज। इसका मतलब ये हुआ गामा डीके होने के लिए, गामा डीके के कारण मिलने वाला फोटोन मिलने के लिए न्यूक्लियस पहले एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहिए, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए अल्फा और बीटा डीके होना चाहिए। इसका मतलब गामा डीके इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल there must be either alpha decay or beta decay or both alpha and beta decay, and thereafter there will be the gamma decay. This is the difference between the alpha, beta and gamma decay. Alpha decay can be individual, beta decay also can be individual, but gamma decay is not individual, because for the gamma decay transition must take place from excited state to the ground state, and to take the nucleus from ground state to the excited state, energy, much more energy is required of the order of mega electron volt, which cannot be given by the external process. It is obtained only by the alpha decay or beta decay. Let's take some example. एक example देखो। इस एग्जाम्पल में, जिस फॉर एग्जाम्पल कोबा, जिसका एटॉमिक नंबर है 27 और मास नंबर यहां रहते 57। एक्चुअली कोबाल्ट 60 अगर बोलते उसका एटॉमिक मास नंबर, लेकिन अभी ये कोबाल्ट 57 लिया मैंने, तो ये है अनस्टेबल, मतलब आइसोटोप है कोबाल्ट का। It first of all undergoes to the beta particle, beta plus beta decay take place. अब एक बात बताओ, प्लस बीटा डीके, ये पैरेंट न्यूक्लियस है, इसमें पहले प्लस बीटा डीके मिलेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। प्लस बीटा डीके अगर होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, सॉरी 1 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 1 से कम। माइनस अल्फा डीके होता है जो यूजुअल होता है, तो उससे 1 से बढ़ता है। तो हियर फेरस इज ऑब्टेन्ड आयन Fe, that is 26, and atomic mass number remains same, that is 57. प्लस पॉजिट्रॉन, ये हुआ पेरेंट न्यूक्लियस और ये हुआ डॉटर न्यूक्लियस, पॉजिट्रॉन इमिट करते हुए बीटा डीके हुआ। अब इसका एटॉमिक मास नंबर देखो 57। आयन जब 56 होता है तो उस मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इतनी सारी। तो वो मोस्ट स्टेबल होता है, यूनिवर्स का सबसे स्टेबल न्यूक्लियस। कब एटॉमिक नंबर कितना हो तो, सॉरी मास नंबर कितना हो तो 56, लेकिन यहाँ 57 है, तो फिर से आयन का ये आइसोटोप है और ये अनस्टेबल है, ये खुद डॉटर एलिमेंट हो गया, डॉटर न्यूक्लियस हो गया, लेकिन ये अनस्टेबल है और ये गया अभी एक्साइटेड स्टेट में। इसकी एनर्जी देखो, इस न्यूक्लियस की एनर्जी होती है दैट इज 144 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी 144 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो ग्राउंड स्टेट में आते वक्त वो डायरेक्टली 144 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, सॉरी 146
146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इमिट कर सकता है, मतलब 146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पैकेट यानी फोटोन निकल आ सकता है, तो वो गामा रे निकलेगा, डायरेक्टली हो सकता है। या फिर 146 से 122, बाद में ये इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगी, यानी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, one photon will be obtained of the one photon. What I am saying, when beta decay takes place after cobalt, कोबाल्ट से अगर एक प्लस बीटा डीके होता है तो ये जो फेरस मिलता है, मतलब आयरन मिलता है, उसका वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है और उसके एटॉमिक मास नंबर सॉरी वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हुए ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब ये चला एक्साइटेड स्टेट में, ये बन गया अभी पैरेंट न्यूक्लियस गामा रेडिएशंस के लिए एक्साइटेड स्टेट में। अब ये ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, तो ग्राउंड स्टेट में आते वक्त उसकी एनर्जी है 146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डायरेक्टली 146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन वो इमिट करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, तो तब ये फोटोन मिलेगा, वहां पे एनर्जी 146 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है 146 से लेकर 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वही न्यूक्लियस की ये एनर्जी फिर 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, और बची हुई फिर 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिस इज 136, तो बची हुई जो 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी एक एनर्जी मिल सकती है, मतलब इसका भी फोटोन मिल सकता है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। व्हाट आई एम सेइंग, डायरेक्टली 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती हुई है डायरेक्टली वो फोटोन वो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, ताकि मिलने वाला फोटोन की एनर्जी रहेगी 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गामा रेडिएशन मिलेगा। दूसरा गामा रेडिएशन ऐसा भी पॉसिबल है कि 136 से लेकर पहले 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी स्टेट में आएगा, ताकि इतने एनर्जी का फोटोन मिलेगा, तो दैट विल बी नथिंग बट अगेन 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन फोटोन, और बचा हुआ फिर 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और दूसरा मिलेगा। ऑल दिस वेर ऑब्जर्व्ड in case of the cobalt. So this is nothing but gamma decay. अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, तो पर्टिकुलरली अल्फा डिके और बीटा डिके में जो एनर्जी डिफरेंस, मास डिफरेंस जो होता है प्रोडक्ट एटम्स पेरेंट्स एटम और प्रोडक्ट एटम्स के बीच में जो मास डिफरेंस होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसको लेकर जो न्यूमेरिकल्स है, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त केवल और केवल एक ही बात ध्यान में रखना है, टोटल पेरेंट एटम्स के मास से प्रोडक्ट एटम्स के मास को सब्ट्रैक्ट करो और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये सारे मासेस एटॉमिक मास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में रहेगी, और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए फॉर्मूला सी स्क्वायर से रहेगा, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तुम, मासेस की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में, तब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई न करते हुए उसको डायरेक्टली 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यू कैन डू ऑल द न्यूमेरिकल्स।